नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस में शुरू हुए मंथन की। सीएए प्रदर्शनकारियों के आगे झुकती योगी सरकार की। जानेंगे सपा की राह में कैसे मुश्किल बने ओवैसी। किसान आंदोलन को लेकर क्या है मेघालय के गवर्नर का दावा। बात करेंगे गोवा बीजेपी में बगावत के संकेतों की। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर टीएमसी के बड़े ऐलान की। और बुलेटिन के आखिर में बात राष्ट्रपति चुनावों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम मोदी और जेपी नड्डा से योगी ने की मुलाकात। यूपी के नए कैबिनेट पर हुई चर्चा। पंजाब में जीत से गदगद आब, अमृतसर में पार्टी ने निकाला रोड शो। 16 मार्च को भगवत मान लेंगे सीएम पद की शपथ। मंत्रियों को बाद में दिलाई जाएगी शपथ। फिर शुरू हुआ हिजाब विवाद। कर्नाटक के बाद अब यूपी के अलीगढ़ में छात्राओं को कॉलेज के गेट पर रोका गया। कॉलेज प्रशासन ने कहा ड्रेस कोड का पालन करें स्टूडेंट्स। पीएफ की ब्याज दरों में कटौती पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोली गिफ्ट कार्ड लेकर आई बीजेपी सरकार। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। चुनावों में कम से कम 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन पार्टी को सभी राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि पंजाब की सत्ता भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई। हार को लेकर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई थी। तो इस बैठक में क्या हुआ, देखते हैं ये रिपोर्ट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के कारणों पर चर्चा और आगे की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक में हार के कारणों के साथ आगे की रणनीति पर भी मंथन किया गया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में G23 नेता भी शामिल हैं। दरअसल साल 2020 में अगस्त में 23 कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर सक्रिय नेतृत्व और संगठनात्मक बदलाव की मांग की थी, जिसमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर और मनीष तिवारी शामिल थे। बैठक में 5 राज्यों को लेकर चर्चा हुई कि आखिर पार्टी कहां चूक गई। उत्तराखंड, गोवा में पार्टी को अपनी सरकार बनाने का पूरा भरोसा था। साथ ही पंजाब में भी पार्टी बेहतर प्रदर्शन को लेकर आशान्वित थी। यूपी को लेकर भी मंथन हुआ, जहां प्रियंका गांधी ने कमान संभाली थी। लेकिन सभी राज्यों में चुनाव परिणाम पार्टी की उम्मीद के विपरीत आए। बैठक में हार के कारणों के साथ ही पार्टी में आगे की दिशा पर चर्चा हुई। इस बीच राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग उठी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हार से घबराने की जरूरत नहीं है, पार्टी वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के समय में हिंदू मुस्लिम करती है और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को पीछे कर देती है। गहलोत ने कहा कि देश में राहुल गांधी अकेले व्यक्ति हैं जो पीएम मोदी का दमदारी से सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान संभालनी चाहिए। इस बीच कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़ जुटी हुई है। पार्टी कार्यकर्ता राहुल गांधी से पार्टी की कमान संभालने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस के लिए आगे की राह आसान नहीं है। पार्टी को नया अध्यक्ष भी चुनना है, साथ ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तैयारी भी करनी है, जहां इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे। बीजेपी ने तो इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। चुनावों की तैयारियों को लेकर बीजेपी हमेशा तेजी में रहती है और कई बार ये तेजी भारी भी पड़ जाती है। यूपी चुनावों में योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोगों पर की गई कार्रवाई को लेकर जमकर प्रचार किया, लेकिन इस प्रचार में दूसरे दौर के बाद ही उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अब उसका कारण भी सामने आ गया है। तो सीएए प्रदर्शनकारियों के आगे कैसे झुकी योगी सरकार, देखते हैं ये रिपोर्ट। सीएए मामले पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद योगी सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। यूपी में सीएए पर बवाल के दौरान हुए नुकसान का रिकवरी नोटिस कैंसिल करने के बाद अब वसूली की गई रकम भी लोगों को घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। वसूली की गई रकम के चेक तहसील के कर्मचारी घर घर पहुंचाएंगे। कानपुर जिला प्रशासन की ओर से तो आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। चेक बनने भी शुरू हो गए हैं और अब लोगों के घर पहुंचने का काम भी शुरू हो रहा है। कानपुर में 33 लोगों के 3,66,000 रुपए वापस होने हैं। दिसंबर 2019 में सीएए और एनआरसी लागू करने के विरोध में शहर में कई जगह प्रदर्शन हुआ था। लाखों की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था। योगी सरकार ने इसकी वसूली आरोपियों से करने का आदेश दिया था। एडीएम सिटी कोर्ट के नोटिस पर डीएम के नाम पर ड्राफ्ट बनाकर बाबूपुरवा और बेकनगंज के लोगों से जुर्माना वसूला गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने रिकवरी को गलत बताकर वसूली प्रक्रिया को अवैध बताया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एडीएम सिटी ने सभी रिकवरी नोटिस को निरस्त कर दिया। एडीएम सिटी अतुल कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिकवरी नोटिस को कैंसिल कर दिया गया है। अब जिला प्रशासन ने पैसा वापस करने का आदेश जारी कर दिया है। चेक के जरिए पैसा वापस कराकर पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी। बेकनगंज और बाबूपुरवा के 48 लोगों को डीएम सिटी की कोर्ट से रिकवरी का नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बाद 33 लोगों ने डीएम के नाम ड्राफ्ट बनाकर जमा किया था। बेकनगंज के 21 लोगों ने 2,83,000 रुपए और बाबूपुरवा के 12 लोगों ने 6,970 रुपए प्रति व्यक्ति जमा किए थे। कुल 3,66,000 रुपए डीएम के खाते में जमा हुए हैं, जो अब योगी सरकार वापस कर रही है। पहले वसूली की और अब घर घर जाकर रकम वापसी शुरू की है। योगी सरकार सीएए प्रदर्शनकारियों के आगे झुक गई है, लेकिन इसका नुकसान योगी सरकार को होता नहीं दिख रहा, क्योंकि यूपी चुनावों के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन 2/3 से ज्यादा सीटें मिली हैं। लेकिन ये जीत बीजेपी की मजबूती के चलते नहीं मिली, बल्कि विपक्षी दलों के बिखराव के चलते मिली है। एआईएमआईएम ने भी बीजेपी को जिताने में बड़ा योगदान दिया है। 1.5 साल पहले बिहार विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम के चलते महागठबंधन सत्ता हासिल करने से चूक गया। एआईएमआईएम की रणनीति के चलते महागठबंधन को 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर हार मिली और तेजस्वी यादव बहुमत के आंकड़े से 12 सीटें पीछे रह गए। और अब कुछ वैसी ही कहानी यूपी में देखने को मिली है। वैसे यूपी में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, लेकिन बीजेपी और सपा के बीच सीटों का अंतर कम हो सकता था अगर एआईएमआईएम उम्मीदवार बीच में नहीं होते। बिहार की तरह यूपी में 10 से ज्यादा सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवारों के चलते सपा को हार का सामना करना पड़ा। यूपी में 10 सीटों पर सपा 1100 से कम वोटों से हारी। इनमें से ज्यादातर सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवार भी मैदान में थे। एआईएमआईएम ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी ने अधिकांश सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। जिन सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवारों के चलते सपा हारी, उनमें मुस्लिम बहुल आबादी वाली बिजनौर सदर सीट इस बार बीजेपी के खाते में गई। यहां से बीजेपी कैंडिडेट सुची मौसम चौधरी को 97,165 वोट मिले और सपा आरएलडी प्रत्याशी नीरज चौधरी को 95,720 वोट मिले। एआईएमआईएम को वोट मिले 2290, जिससे बीजेपी ये सीट 1445 वोटों से जीत गए। सहारनपुर जिले की नकुल विधानसभा सीट से सपा ने धर्म सिंह सैनी को टिकट दिया था, जो चुनावों से पहले बीजेपी से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हुए थे। यहां बीजेपी के मुकेश चौधरी को 1,41,14 वोट मिले। सपा कैंडिडेट धर्म सिंह सैनी को 1,37,99 वोट और एआईएमआईएम प्रत्याशी रिजवाना को 3,593 वोट मिले। एआईएमआईएम उम्मीदवार के चलते सैनी 315 वोटों से चुनाव हार गए। बाराबंकी की कुर्सी सीट पर बीजेपी के सकेंद्र प्रताप को 1,18,720 वोट, सपा के राकेश वर्मा को 1,18,503 वोट मिले और एआईएमआईएम के कामिल अशरफ खान को 8,541 वोट मिले। सपा गठबंधन ये सीट 217 वोटों से हार गई। इसी तरह जौनपुर जिले की शाहगंज सीट पर बीजेपी गठबंधन से निषाद पार्टी के रमेश सिंह को 86,980 वोट मिले। सपा गठबंधन के शैलेंद्र यादव ललई को 86,514 और एआईएमआईएम के नायाब अहमद खान को 8,128 वोट मिले। बीजेपी गठबंधन ये सीट 468 वोटों से जीत गई। पहली बार इस सीट पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिली है। अवध क्षेत्र की सुल्तानपुर सीट पर सपा गठबंधन की जीत में एआईएमआईएम आड़े आ गई। सुल्तानपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सिंह को 92,715, सपा के अनूप सांडा को 91,706 और एआईएमआईएम के मिर्जा अकरम बेग को 5,251 वोट मिले। सपा गठबंधन ये सीट 1,009 वोटों से हार गई। औराई सीट पर बीजेपी के दीनानाथ भास्कर को 93,691 वोट मिले। सपा के अंजनी को 92,044 वोट, ओवैसी की पार्टी के टेड़ाई को 2190 वोट मिले। इस सीट पर जीत का अंतर था 1647 वोटों का। मुरादाबाद नगर सीट पर बीजेपी के रत्नेश कुमार गुप्ता को 1,48,384 वोट मिले। सपा कैंडिडेट यूसुफ अंसारी को 1,47,602 और एआईएमआईएम प्रत्याशी वकील रशीद को 2661 वोट मिले।
सपा गठबंधन इस सीट पर 782 वोटों से हार गया। इसके अलावा AIMIM, कांग्रेस और BSP के मुस्लिम यादव उम्मीदवारों के चलते सपा गठबंधन को लगभग 70 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। यानी सपा गठबंधन की हार में बीजेपी विरोधी पार्टियों ने ही सबसे बड़ा योगदान दिया। AIMIM, कांग्रेस और BSP के मुस्लिम और यादव उम्मीदवारों ने बीजेपी की राह आसान कर दी, लेकिन किसान बीजेपी की राह आसान करते नहीं दिख रहे हैं। अगर केंद्र सरकार ने किसानों से किए वादे पूरे नहीं किए तो किसान नए सिरे से आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। ये दावा मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का है। तो क्यों किसान आंदोलन की केंद्र सरकार को याद दिला रहे हैं सत्यपाल मलिक? देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिया है, लेकिन किसानों की कई मांगे अभी भी अधूरी है। सरकार ने जो किसानों से वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर किसान मोदी सरकार से खासा नाराज है। किसानों के समर्थन में एक बार फिर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपनी ही सरकार पर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, यदि मांगे नहीं मानी गई तो किसान फिर से खड़ा हो जाएगा। किसानों ने पहले ही केंद्र सरकार को चेताया था कि किसान अपना हक लेकर रहेंगे। किसानों को उनका हक बातचीत से नहीं मिला तो वो लड़कर लेंगे और लड़ाई से भी नहीं मिला तो हिंसा से लेंगे। किसानों को दबाकर नहीं रखा जा सकता, किसान अपना हक लेना जानते हैं। इतना ही नहीं, मलिक ने राज्यपाल रहते हुए 6 बार अधिक तबादले किए जाने की बात करते हुए ये साफ संदेश दे दिया कि वो किसी से भी नहीं डरते हैं। मोदी सरकार को मलिक ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि किसानों के बारे में बोलते हुए संदेह रहता है कि कहीं दिल्ली से फोन ना आ जाए। मैं किसानों के साथ हूं और किसी से नहीं डरता हूं। मैं राज्यपाल के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद समाज को एकजुट करने का काम करूंगा। मैं किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए अपना पद खो सकता हूं, लेकिन अपनी आवाज उठाना या राज्यपाल का पद जाने से नहीं डरता। मैं दिल्ली में 1.5 कमरे के घर में रहता हूं, इसलिए मैं किसानों के मुद्दे पर PM मोदी का मुकाबला करने में सक्षम हूँ। मलिक ने केंद्र सरकार को किसानों से किए गए सभी वादे को पूरा करने की नसीहत दी है। मलिक ने अपनी बातों में साफ साफ कह दिया है कि वो किसानों के लिए अपनी सरकार से भी बगावत करने को तैयार है। उन्हें किसी का कोई डर नहीं है, लेकिन वो किसानों का हक उन्हें दिलाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए मलिक को अपना राज्यपाल का पद ही क्यों ना खोना पड़े। साथ ही सत्यपाल मलिक का सरकार को साफ साफ संकेत है कि किसानों से कोई सरकार नहीं जीत सकती, इसलिए सरकार को किसानों की मांग मानना ही होगा। बीजेपी की मुश्किलें सिर्फ किसान ही बढ़ाते नहीं दिख रहे, बल्कि बीजेपी के नेता भी उसकी मुश्किल बढ़ाने की तैयारी में दिख रहे हैं। गोवा बीजेपी में तो सरकार गठन से पहले ही फूट पड़ती नजर आ रही है। गोवा में हाल ही में चुनाव हुए हैं और नई सरकार का गठन भी नहीं हो पाया है, लेकिन बीजेपी में CM पद को लेकर तकरार शुरू हो गई है। गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी कलह ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। जहां एक तरफ मौजूदा CM प्रमोद सावंत एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विश्वजीत राणे अचानक गोवा के राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंच गए। राणे को भी CM पद का दावेदार बताया जा रहा है, जिसके बाद ये सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि सावंत की जगह राणे मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन आलाकमान की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि राणे ने इस मुलाकात को बेहद निजी बताते हुए कहा कि राज्यपाल के साथ मेरी मुलाकात निजी थी। मैं उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित करने और अपनी जीत पर उनका आशीर्वाद लेने गया था, कुछ भी राजनीतिक नहीं था। चुनाव परिणाम आने के बाद जब राणे से पूछा गया कि क्या प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहेंगे, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये एक संवेदनशील सवाल है और वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। राणे के जवाब टालने वाले अंदाज से पता चल रहा है कि पार्टी में अंदरूनी कलह चल रही है। इस बीच CM पद पर अपना दावा मजबूत करने के लिए प्रमोद सावंत ने बीजेपी विधायकों की बैठक की। इसमें बीजेपी के नवनिर्वाचित 20 में से 17 विधायक शामिल हुए। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि यदि सावंत को CM नहीं बनाया गया तो वो बगावत भी कर सकते हैं। सावंत या राणे बीजेपी के लिए फैसले की मुश्किल घड़ी है। पार्टी गोवा में बहुमत से बहुत पीछे रह गई है, लेकिन निर्दलियों के सहारे बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होती नजर आ रही है। ऐसे में सभी की नजरें राणे पर टिकी हैं। नजरें TMC पर भी टिकी हुई थी। TMC भले ही गोवा में अच्छा प्रदर्शन ना कर पाई हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में TMC का जलवा कायम है।
बंगाल में एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर उपचुनावों का ऐलान हो चुका है, जिनके लिए पार्टी ने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। तो किसे मिला है टिकट, देखते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की एक सीट पर लोकसभा उपचुनाव और एक सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। दोनों सीटों के लिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक उपचुनाव के लिए 17 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 24 मार्च है। 25 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 28 मार्च नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। 12 अप्रैल को वोटिंग और 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी होंगे और बालीगंज से विधानसभा उपचुनाव के लिए बाबुल सुप्रियो टीएमसी उम्मीदवार होंगे। पिछले साल बाबुल सुप्रियो ने अपनी लोकसभा सीट आसनसोल से इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब उन्हीं की खाली हो चुकी सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। बाबुल सुप्रियो साल 2014 और 2019 में लगातार 2 बार आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। आसनसोल कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल का दूसरा बड़ा शहर है। आसनसोल लोकसभा सीट पर पहले कांग्रेस और फिर सीपीएम का कब्जा रहा है, लेकिन 2014 में यहां के राजनीतिक समीकरण बदले। मोदी लहर में यहां से पहली बार बाबुल सुप्रियो सांसद चुने गए। उन्होंने तब टीएमसी की डोला सेन को शिकस्त दी थी। बालीगंज विधानसभा सीट विधायक सुब्रतो मुखर्जी के निधन से खाली हुई थी। दक्षिण कोलकाता की बालीगंज पश्चिम बंगाल की बेहद महत्वपूर्ण सीट है, जो पिछली 3 बार से टीएमसी के कब्जे में है। बालीगंज सीट से 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के सुब्रतो मुखर्जी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के लोकनाथ चटर्जी को 75,359 वोटों से पटकनी दी थी। हालांकि 4 नवंबर को उनका निधन हो गया था। सुब्रतो मुखर्जी के निधन के बाद बालीगंज विधानसभा सीट खाली हुई है। और बुलेटिन के आखिर में बात राष्ट्रपति चुनावों की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का घमासान खत्म होने के बाद अब जून में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि 5 राज्यों के नतीजों का सीधा असर राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ेगा। इसलिए 4 राज्यों में जीत से गदगद बीजेपी ने अभी से चेहरे की तलाश तेज कर दी है। तो किस दिग्गज का नाम है सबसे आगे, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीतकर भले ही कामयाबी हासिल कर रही हो, लेकिन उच्च सदन में उसकी संख्या कम थी। मगर हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव के बाद उसकी मजबूती बढ़ गई है, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे से लेकर पूर्व उत्तर राज्य में उसने जीत का परचम लहराकर विधायकों की संख्या में इजाफा कर दिया। इसलिए बीजेपी की जीत का सीधा असर राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ेगा। यही वजह है कि बीजेपी ने महामहिम के चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। दरअसल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए किया जाता है। ये इलेक्टोरल कॉलेज लोकसभा और राज्यसभा के 776 सांसदों और अलग अलग राज्यों के कुल 4120 विधायकों से मिलकर बनता है। कुल इलेक्टोरल कॉलेज की ताकत 1,98,903 वोटों की है और बीजेपी की कुल ताकत 50% से ज्यादा है। हर सांसद के वोट की ताकत 708 होती है। विधायकों के मामले में ये राज्यों के हिसाब से तय होती है। यूपी में हर विधायक के वोट की स्ट्रेंथ 208 होती है। इसलिए देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत का असर 31 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव और जुलाई में संभावित राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ना तय है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने यूपी की 273 सीटों पर जीत हासिल की है। ऐसे में अगले राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान हुआ तो उसे जीत हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पार्टी अब दिग्गज के नाम की तलाश में जुट गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को इस शीर्ष पद के लिए फ्रंट रनर माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व को अभी इस पर फैसला लेना बाकी है कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दूसरे कार्यकाल की पेशकश की जानी चाहिए या नहीं। अभी तक सिर्फ देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को ही 2 बार का कार्यकाल मिला है। अब राष्ट्रपति के रूप में कोविंद को फिर से कमान मिलेगी या नहीं, ये पीएम मोदी तय करेंगे। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।